गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया है। तो आइए आज हम आज की प्रैक्टिस को प्रारंभ करते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है यह खास करके भारत का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आधारित है। और इसका जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो भारत के देखे जाएं ऐसे कितने राज्य हैं, अगर उसकी बात करें तो एक तो आपको सिक्किम मिल जाएगा। यह भी 3 तरफ से, मतलब 3 देश से घिरा है। एक तरफ नेपाल मिलता है, एक तरफ भूटान मिलता है और एक तरफ चीन मिलता है। अगर यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल भी आप देख सकते हैं, इसके एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ आप देख सकते हैं बांग्लादेश है। और इसी प्रकार अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश के भी एक तरफ आप चीन देख रहे हैं, एक तरफ भूटान देख रहे हैं और एक तरफ म्यांमार देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 राज्य हैं जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो त्रिपुरा है, इसकी भी सीमा 3 तरफ से तो अंतर्राष्ट्रीय घिरी हुई है, लेकिन तीनों तरफ एक ही देश है, वो है बांग्लादेश। तो कभी काल इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और वो कौन सा है। तो आपका त्रिपुरा है। और तीनों तरफ से सीमाएं किसकी हैं, तो बांग्लादेश की है। लेकिन इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है यह 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र समूह ने 35% से अधिक नगरीय जनसंख्या दर्ज की है। वैसे तो जनसंख्या नगरीकरण का जो प्रश्न है यह 2011 के आधार पर ही पूछा जाता है। अभी चूंकि अगली जनगणना हुई नहीं है तो यह अच्छी बात है, क्योंकि हमको पुराना आंकड़ा जो पिछले 10 वर्षों 12 वर्षों से हम लोग पढ़ रहे हैं वही आंकड़ा यहाँ पर पूछा जाएगा। और 2023 में भी इसी की पूछे जाने की संभावना है। वैसे देखा जाए पूरे भारत में जो नगरीय जनसंख्या है यह 31.2% है। ये नगरीय जनसंख्या है, ये आपको क्लियर रखना है। लेकिन जो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर है, कभी कभी पूछ लिया जाता है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर, तो वृद्धि दर जो है वह थोड़ी अलग है। जो वृद्धि दर है यह 31.8% है। तो कुछ लोग इस आंकड़े को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह नगरीय जनसंख्या है भारत की, और यह नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है जो दशकीय वृद्धि है पिछले 10 वर्षों में। और वैसे देखा जाए जो भारत का नगरीय जनसंख्या है, इसमें जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वह चंडीगढ़ की है। कहाँ की है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कितना है, लगभग 97.5% है। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है यह लगभग 10% है। और अगर मेन हम भारत के राज्य की बात करें तो वहाँ पर गोवा है। गोवा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि चंडीगढ़ तो आपका केंद्र शासित है। और गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में लगभग 62.2% नगरीय जनसंख्या है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है, तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है यह आपकी महाराष्ट्र की है। यह भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इस महाराष्ट्र के पश्चात आता है। उत्तर प्रदेश में भी नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन वह महाराष्ट्र के पश्चात आती है। अगर यूपी में पूछा जाए कितनी नगरीय जनसंख्या है, तो यूपी में लगभग आपको मिलती है 22.3% नगरीय जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि 35% से अधिक नगरीय जनसंख्या दर्ज करने वाले कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर गुजरात है, इसकी भी 35% से अधिक है। तमिलनाडु की भी 35% से अधिक है। केरल की भी 35% से अधिक है। और पंजाब की भी 35% से अधिक है। तो इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बाकी आपको नगरीय जनसंख्या नगरीकरण पर विशेष अध्ययन अलग से करना होगा जब हम लोग इस एग्जाम के पश्चात मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है।
तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण। तो केंद्रीय प्रदेश का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है दामोदर घाटी प्रदेश, ऊपरी गंगा यमुना दोआब प्रदेश, पश्चिमी घाट प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो केंद्रीय प्रदेश कौन है? तो केंद्रीय प्रदेश आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश को ही हम लोग केंद्रीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है डोकलाम पठार। ये डोकलाम पठार इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पूर्व चीन का यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत के साथ कुछ झड़प हुई थी, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है यह किसके त्रिसंगम पर स्थित स्थल है? तो ध्यान रखिएगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर चीन है और यहाँ पर ये भारत का पोर्शन है। तो हम कह सकते हैं तीनों का यहाँ पर संगम है। किसका किसका? चीन, भूटान और भारत, तीनों के त्रिसंगम पर स्थित है। और ये भी सिक्किम और भूटान, और वैसे तो ये भूटान का ही पार्ट है, लेकिन यहीं पर यह विवाद उत्पन्न हुआ था। तो हम कह सकते हैं भारत है, चीन है और भूटान, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित देशों में किसके साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? भारत जो है अगर देखा जाए सबसे अधिक जो सीमा रेखा बनाता है किसके साथ बनाता है? तो इसका एक बेहतर अगर हम ट्रिक याद करें तो हम कह सकते हैं 55, क्या 55 से MBA, तो 55 का मतलब यहाँ पे हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा होती है। सी का तात्पर्य हो जाता है चीन। चीन का दूसरे नंबर पर भारत के साथ सीमा है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पाकिस्तान। चौथे नंबर पर देखें तो नेपाल की सीमा भारत के साथ है। फिर यहाँ पर आता है म्यांमार आता है, फिर यहाँ पर भूटान आता है और यहाँ पर एक का तात्पर्य है अफगानिस्तान। तो टोटल आप देख सकते हैं 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत की सीमा साझा होती है। और इसमें भी जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, उसके पश्चात चीन के साथ है, उसके पास पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर पूछा गया जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे अधिक सीमा साझा होती है। और वैसे देखा जाए जो भारत की स्थलीय सीमा है, क्योंकि भारत की जो टोटल सीमा है वो तो अलग प्रश्न है और भारत की जलीय सीमा का एक अलग प्रश्न है। तो भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है यह 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और अगर जलीय सीमा की हम बात करें, जो ये इधर का पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो यह करीब करीब 7,516.6 किलोमीटर आता है। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा ए। और अगला जो प्रश्न है लिखा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत म्यांमार सीमा पर अवस्थित नहीं है? भारत म्यांमार सीमा पर कौन नहीं स्थित है? तो भारत म्यांमार पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भी आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। इसके अलावा बाकी कोई और भारतीय राज्य नहीं आता है। यहाँ पर विकल्प में क्या दिया है? अरुणाचल तो आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम भी आ रहा है, नागालैंड भी आ रहा है, लेकिन त्रिपुरा नहीं आ रहा। त्रिपुरा देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर है, यह बॉर्डर यह दिखाती है कि इसके इधर जो है म्यांमार है और इधर कौन है? बांग्लादेश है। यहाँ पर देखने पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिपुरा म्यांमार के साथ किसी भी प्रकार की बॉर्डर साझा नहीं करता है। और पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य, ये पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से भी सीमा साझा नहीं करते हैं। बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले मेनलैंड वाले आपके स्टेट हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार से दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन आर, दूसरे को तर्क दिया गया। मतलब एक को यहाँ पर ए लिखना चाहिए था और दूसरे को आर लिखना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं है। फिर है कथन ए, सीमाएं राज्यों के बीच संक्रामी होने की बजाय भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होती हैं। ये बात कह रहा है, तो ये बातें तो ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये जो सीमाएं होती हैं या राज्यों के बीच संक्रामी होने की बजाय, राज्यों के बीच संक्रामी का तात्पर्य क्या होता है कि 2 राज्य है तो 2 राज्यों के बीच में जो लाइन है वह संक्रामी होती है या नहीं, इसके विषय में दिया है। तो कह रहा है जो सीमाएं होती हैं भौगोलिक प्रदेश के मध्य संक्रामी होती हैं, ये बात ठीक है। फिर अगला है यह अभिकेंद्रीय बल की अभिव्यक्ति करता है। तो अभिकेंद्रीय बल की नहीं बल्कि अपकेंद्रीय बल की। कैसी होती है? अपकेंद्रीय बल की।
क्योंकि जो केंद्रीय हम कह सकते हैं जो हमारी सीमाएं होती हैं, यह एक प्रकार से बफर होता है। बफर का तात्पर्य होता है कि मेन लैंड से थोड़ा दूर हो जाता है, तो वहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करने लगता है, अभिकेंद्री बल नहीं कार्य करता है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इस आधार पर आप देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वाला तो गलत है ना, तो इसका तात्पर्य सी वाला होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, शिमला में अमृतसर से अधिक ठंड है, हालांकि दोनों समान अक्षांश पर स्थित हैं, ऐसा है क्योंकि? अब देखिए, जो शिमला है और अमृतसर दोनों का अक्षांश तो एक है, कि मान लेते हैं भारत का अगर ये पार्ट है तो भारत के पार्ट में सेम ही अक्षांश पर दोनों है, चाहे शिमला हो चाहे अमृतसर। डिफरेंस क्या है कि जो शिमला है यह एक पर्वतीय भाग है। कैसा है? पर्वतीय भाग है, अर्थात यह ऊंचाई ज़्यादा है। समुद्र तल से जो शिमला की है क्या है? ऊंचाई ज़्यादा है। इस आधार पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वह अमृतसर की तुलना में कम हो जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पहला। फिर अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा निम्नलिखित देशों में से किन्हें अलग करती है? तो कल भी इस पर चर्चा हुई थी, आज भी। तो यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा होती, जिसको कहते हैं डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा समझौता जो है यह रेड क्लिफ के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार आप भारत चीन के मध्य देख सकते हैं, मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 68% भाग सूखाग्रस्त है। इसीलिए भारत जो है यह अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु। भारत का जो जलवायु है कैसी है? अर्ध शुष्क और शुष्क के अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है यह 125 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं 125-20 सेंटीमीटर के औसत रहती है। तो यह औसत यही है, तो इसलिए इसको हम अर्ध शुष्क के दायरे में रखते हैं। और भारत का कितना भाग इस क्षेत्र में आता है? तो लगभग 68% भाग आता है। इसीलिए जो भारत की सर्वाधिक मृदा है, क्योंकि जहाँ पर शुष्कता होती है वहाँ की जो मृदा होती है वह क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। क्षारीय का तात्पर्य होता है रेह होता है, ऊसर होता है और कल्लर होता है। तो रेह, ऊसर, कल्लर टाइप की भारत की सॉइल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत अर्ध शुष्क क्षेत्र से संबंध रखता है। खैर, इस पर बृहद चर्चा तो हम लोग जब मृदा पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? तो सर्वाधिक तो आपको पता ही चल गया कि सर्वाधिक कहाँ पर है, मिजोरम में है। और मिजोरम में अगर हम वन प्रदेश की बात करें तो लगभग यहाँ पर 84.53% वन पाए जाते हैं। और वैसे टोटल अगर भारत में देखा जाए तो 33% से अधिक जो वनावरण वाले राज्य हैं इनकी संख्या 17 है। कितनी है? 33% से अधिक एरिया रखने वाले जो भारतीय राज्य हैं ये कितने हैं? 17 हैं, जिनकी जनसंख्या जिनका वन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि 2021 के अनुसार भारतीय राज्यों में मिजोरम में वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का क्षेत्र सबसे कम है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में वन का क्षेत्र सबसे कम है। अगला जो प्रश्न है इसका आप देख सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? तो जो आपका उत्तर वाला मैदान है वहाँ पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, ये सब कह सकते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि जो गंगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वह बाढ़ग्रस्त ही रहता है। और साथ में ब्रह्मपुत्रा नदी बेसिन में भी कुछ राज्य हैं जो बाढ़ग्रस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बेहतर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें पूरे हिमालय की, तो पूरे हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट है, ऐसा सब लोग जानते हैं। पूरे भारत की कौन सी, पूरे हिमालय कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वहाँ पर माउंट केटू आता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो कहाँ पर है? वह ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है
विकल्प के आधार पर हमको बताना है, तो विकल्प के आधार पर जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। और कहाँ पर है? यह सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसके पश्चात जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और ये भी किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय। तो देखा जाए भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट केटू, लेकिन यह ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है और विकल्प में भी मौजूद नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी भारत की है वह कंचनजंगा है। यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है और किस में है? सिक्किम राज्य में स्थित है यहाँ पर। और तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की उसका नाम है नंगा पर्वत। यह भी ग्रेट हिमालय का है और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो अब हमारे विकल्प में चूंकि कंचनजंगा उपस्थित है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है और सिक्किम में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल है। तो काली मिट्टी में ज़्यादातर आप देख सकते हैं कपास की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है बहुत अच्छे स्तर पर, और ज्वार की खेती बहुत व्यापक स्तर पर की जाती है। क्योंकि इसमें से जो विकल्प मौजूद है वह ज्वार है, इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है। फिर लिखा है विकल्प प्रश्न है, भारत में कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट है? अब इसकी तो बृहद चर्चा हम लोग पर्यावरण में करते हैं, फिर भी भारत में देखा जाए तो मुख्य तौर पर वैसे पूरे विश्व में हम देखते हैं कि 8 आपके पास वैसे टोटल 35 आपके हॉट स्पॉट हैं। कितने हॉट स्पॉट हैं? 35 हैं। और 8 जो हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है। कितने हैं? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है। और भारत में जो है इसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से 3 हॉट स्पॉट हैं। और जो मिलता है, एक मिलता है वेस्टर्न घाट। क्या मिलता है? पश्चिमी घाट। एक मिलता है पूर्वी हिमालय। देखिए यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं। अगर भारत है, भारत में अगर हम हॉटेस्ट की बात करें तो हॉटेस्ट में भारत के कितने हैं? 3 हैं। अगर हॉट में बात करें तो कितने हैं? 4 हैं। 4 हॉट स्पॉट है और 3 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? अगर हम संख्या लिखना चाहें तो संख्या 1 है पूर्वी हिमालय। क्या है? पूर्वी हिमालय है। और एक आपका मिलता है पूर्वोत्तर का पार्ट। कौन सा मिलता है? पूर्वोत्तर का पार्ट। एक मिलता है आपका पश्चिमी घाट। क्या मिलता है? पश्चिमी घाट। और एक आपका मिलता है अंडमान निकोबार। क्या मिलता है? अंडमान निकोबार। ये 4 हमारे कह सकते हैं हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट हैं। लेकिन इसमें से 3 हमारे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। और हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में अगर हम देखें, पश्चिमी घाट मिल जाता है, अंडमान निकोबार मिल जाता है और पूर्वोत्तर वाला मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर है वह हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। यही हमारा बेहतर आंसर होगा। बाकी इस पर बृहद चर्चा तो हम लोग पर्यावरण के टॉपिक में अलग से करेंगे जब पर्यावरण डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद अर्थात भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो अरब के निवासी हैं, अरब के निवासी ही सबसे पहले भारतीयों को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। और इसी आधार पर भारत का जो नामकरण हो गया वो हो गया हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? तो मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। अगर एक देखें तो उत्तर का पर्वतीय भाग है। क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा अगर हम बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान है। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। तीसरा अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और अगर हम चौथा बात करें तो कह सकते हैं तटवर्ती तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र हैं। तटवर्ती एवं द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो यह टोटल 4 भारत की भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको इसके अनुसार आंसर भी बताना है। तो लिखा है भाटीनगर।
तो घाटी नगर जो है यह है देहरादून, संगम नगर जो है यह टिहरी है। अगर हम बात करें इस आधार पर तो आप विकल्प दे सकते हैं, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, अर्थात यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। जो गेट नगर है, गेट नगर हम किसको कहते हैं, ऋषिकेश को कहते हैं। कटक नगर किसको कहते हैं, मसूरी कहते हैं। इसकी भी चर्चाएं आगे और डिटेल में की जाएंगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर लोनार झील दिया है, पुलिकट झील दिया है, चिल्का झील दिया है, कोल्लेरू झील दिया है। तो सब सुमेलित है, केवल एक सुमेलित नहीं है। तो कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है, ये ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी अस्थायी झील है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी बात ठीक है। पुलिकट झील है, इसके विषय में हम लोग कल चर्चा किए थे कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और यहीं पर हम कह सकते हैं जो श्रीहरिकोटा है यहीं पर था। क्या है, श्रीहरिकोटा जो रेंज है यह यहीं पुलिकट झील के अंदर द्वीप पर स्थित है। तो यह जो आंसर है ये क्या है, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह गलत है। क्या है, यह गलत है। पूछा है ना कौन सा सुमेलित नहीं है। और लोनार झील एक प्रकार से ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित झील है, तो इसके विषय में भी आप समझ सकते हैं, यह महाराष्ट्र में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। सभी नगर नदी तट पर स्थित हैं, इसमें से केवल एक नहीं। जैसे अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है, साबरमती, साबरमती। फिर भोपाल, यह किसी नदी के तट पर नहीं स्थित है। फिर हम अगर बात करें कटक उड़ीसा का जो है, यह महानदी के तट पर है। कहाँ पर है, महानदी के। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर किस पर है, तो राप्ती नदी के तट पर है। और राप्ती किसका है सहायक, तो घाघरा की राप्ती क्या है, सहायक है। इस पर भी बहुत बृहद चर्चा हम लोग जब नदी बेसिन पढ़ेंगे, गंगा नदी बेसिन, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में इस पर चर्चा की जाएगी। खैर वह तो अभी आगे का विषय है, अभी तो पहले प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लें। अगला है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर कथन दिया है, तराई प्रदेश की बस्तियां सन्नत होती हैं। सन्नत का तात्पर्य होता है कि व्यवस्थित नहीं रहेंगी, तितर बितर रहेंगी, इसका तात्पर्य यही होता है। और तितर बितर इसलिए रहेंगी क्योंकि यहाँ पर जल प्लवन होता है, बाढ़ रहती है, अक्सर जल भरा रहता है, तो इस आधार पर तो यह सही है। फिर लिखा है, तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन रहता है। नियमित नहीं रहता है बल्कि अनियमित तरीके से जल प्लवन रहता है। अनियमित, नियमित का तात्पर्य क्या है कि मतलब एक निश्चित पैटर्न में जल प्लवन, तो ऐसा नहीं है, निश्चित पैटर्न में नहीं रहता बल्कि जल प्लवन जो है यह अनियमित टाइप से है, नियमित नहीं रहता है। तो इस आधार पर पहला तो सही है और दूसरा गलत है, अर्थात ए सत्य है किंतु कारण जो है वह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवस्थित के आधार पर पश्चिम से पूर्व को जाने पर कौन सा सही अनुक्रम है। इधर से पश्चिम से पूर्व को जाने पर कौन सा अनुक्रम सही है, तो आपको अरेंज करना है सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है। तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर जैसे अब राजकोट राजस्थान में है, बड़ोदरा या आप देख सकते हैं गुजरात में है, फिर आप खड़गपुर, फिर यहाँ पर है बिलासपुर। तो ऐसे में ये दोनों जो सेगमेंट हैं लगभग कह सकते हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पूर्व पश्चिम का। लेकिन अगर दूसरे पे आप जाएं, बीकानेर यह पूरी तरीके से आपका राजस्थान में है, प्रतापगढ़ पूरी तरीके से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है, दरभंगा बिहार में है और पूर्णिमा जो है यह बिहार का सबसे लास्ट पार्ट है। तो इस आधार पर आपका पी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सुमेलन की बात किया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प क्या दिया है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, ये तो सही बात है। सूरत जो है यह नर्मदा नहीं बल्कि ताप्ती नदी के तट पर है। किस पर है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका सही मतलब यही गलत विकल्प है। और यही पूछा ना सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। हैदराबाद भी मूसी नदी के तट पर है, उज्जैन भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और अगले विकल्प अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर एक तरफ स्थान है एक तरफ राज्य है, जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये बात तो ठीक है। फिर पेराम्बूर जो है यह तमिलनाडु में, फिर रामगुंडम आंध्र प्रदेश में। ये रामगुंडम कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में है। पेराम्बूर कहाँ है, यह तमिलनाडु में है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो
रेल कोच फैक्ट्री है। क्या? रेल कोच फैक्ट्री है। कहाँ पर? पेराम्बूर में। और रामकुंडम जो है यह जल विद्युत मतलब एक कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पर जल विद्युत बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम ताप विद्युत केंद्र है, क्योंकि जल की उपलब्धता है, यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है। लेकिन अगर हम बात करें उटकमंड, तो उटकमंड यह केरल में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है उटकमंड? तो यह तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का क्या है? यह एक पर्वतीय नगर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये आपको ध्यान रखना है। यही विकल्प आपका सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। बाकी सब सही हैं। अगला है धनुषकोंडी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कल के एपिसोड में हम लोग इस पर कंप्लीट चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी या जो धनुषकोंडी है, ध्यान रखिएगा, मेन हमारा जो वहाँ पर आइलैंड है छोटा सा, उसको तो कहते हैं पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर ही आप कह सकते हैं रामेश्वरम भी है, और उसी पर धनुषकोंडी भी है। तो यहाँ पर आप जो उपलब्ध विकल्प है उसी में से हमको बताना कौन सा सही नहीं है। यह रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है, तो ठीक है, ये बात हो सकती है, क्योंकि जो पंबन है वही उसी पर रामेश्वरम भी है। तो पंबन रामेश्वरम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, उसी पर धनुषकोंडी है, ये भी बात ठीक है। फिर लिखा है यह दक्षिणी रेलवे का अंतिम स्टेशन है, ये नहीं। दक्षिण रेलवे का जो अंतिम स्टेशन है वह तिरुवनंतपुरम तक है। कहाँ तक है? तिरुवनंतपुरम तक है। और तिरुवनंतपुरम जो है यह केरल में है। तो जो सबसे लास्ट स्टेशन है दक्षिण का, वो कहाँ तक है? तिरुवनंतपुरम तक है, केरल तक है। इस आधार पर यह विकल्प सही मतलब कथन सही नहीं है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यह तमिलनाडु राज्य में है, बात तो ठीक है। जो धनुषकोंडी है, धनुषकोंडी कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में ही है। एदम पुल, जो एडम ब्रिज है, वो भी इसी के पास है। तो ये सब सारे विकल्प सही हैं, चाहे पहला हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा, ये सब सही है। लेकिन दूसरा हमारा सही नहीं है। अगला यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो तटरेखा की बात पुनः यहाँ पर किया है, और तटरेखा पर हम लोग पहले एपिसोड में भी डिस्कस किए थे। अगर देखा जाए वहाँ पर हमने सबसे कहा कि जो सबसे लंबी तटरेखा है वह तो अंडमान निकोबार की है, इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके पश्चात अगर हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि गुजरात आता है, और गुजरात के पश्चात अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के पश्चात भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर तमिलनाडु आता है। कौन आता है? तमिलनाडु आ जाएगा। तमिलनाडु के पश्चात महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के पश्चात पुनः केरल आ जाता है। केरल के बाद फिर आ जाते हैं इस तट पर, यहाँ पर उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा के बाद फिर कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक के पश्चात आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के पश्चात एक छोटा सा जिसका नाम है गोवा। तो यह भारत का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास गुजरात है नहीं, और गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर पर है वह कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि गुजरात यहाँ पर विकल्प में उपलब्ध नहीं है। और वैसे तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का है, देखा जाए तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश होता है। लेकिन फिर भी जो विकल्प है उसी विकल्प के आधार पर हमको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है लिखा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में हैं? तो मुसलमानों की संख्या वैसे तो पूरे भारत में बहुमत में तो नहीं है, लेकिन कहाँ पर बहुमत में है? तो वह आपका है स्थान लक्षद्वीप। कहाँ पर है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जनसंख्या जो है बहुमत में है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यह 14 आपका 2%, कितना? 14.2% है। और जो हिंदू पॉपुलेशन है यह आपकी है 79.8%। तो यही दोनों मिला करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, करीब करीब आपका 95% यही दो पॉपुलेशन है। बाकी सब बहुत थोड़े मोड़े परसेंटेज में है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है? भारत में मुस्लिम क्या है? माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन हिंदू बाहुल्य में आते हैं। लेकिन लक्षद्वीप में क्या है? मुसलमान बाहुल्य में है। बाकी वहाँ पर अन्य कम्युनिटी क्या है? माइनॉरिटी में आती है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए। लघु हिमालय में जो दर्रे हैं, अगर वहाँ पर ये तो दर्रे बहुत हैं। हम बात करें कि ग्रेट हिमालय में, तो ग्रेट हिमालय में आप देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा है, जोजिल दर्रा है, तिपकीला दर्रा है। ये सारे दर्रे जो है, जैसे बुर्जिल, जोजिल, तिपकीला, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? ये सब के सब ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं। किसके हैं? ग्रेट हिमालय के पार्ट हैं।
हाँ, ये बात दूसरी है कि बुर्जिल जो है यह जम्मू एंड कश्मीर में है, जोजिल जो है यह भी जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन जो सिपकी ला है यह आप देख सकते हैं आपका है हिमाचल में। लेकिन जो बारामूला दर्रा है, यह बारामूला दर्रा आपका लघु हिमालय का पार्ट है। किसका है? लघु हिमालय का पार्ट है, ये आपको क्लियर रखना। और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और वैसे और अगर लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में आपका पीर पंजाल दर्रा भी है। क्या है? पीर पंजाल भी है दर्रा। फिर यहीं पर बनिहाल दर्रा भी है। क्या है? बनिहाल दर्रा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रा है। ये सब दर्रे जो हैं किसके हैं? तो लघु हिमालय के हैं। और इस पर भी बृहद चर्चा हम लोग जब अलग से मैपिंग पढ़ेंगे भारत की तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय का जो विस्तार है यह देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और इसी का जो एक्सटेंशन पार्ट है अराकानियोमा, यह म्यांमार के सीमा से ऐसे होते हुए ऐसे जाती है अंडमान निकोबार। और यही पार्ट था जहाँ से कल प्रश्न था कि हिमालय की निमज्जित जो श्रेणी है उसी पर अंडमान निकोबार स्थित है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है यह हिमालय का ही एक्सटेंशन है। और यहाँ पर है अराकान योमा है। क्या है? अराकान योमा है। और आपको ये भी बताया गया था कि पूर्वोत्तर के सभी जो राज्य हैं ये हिमालय के ही पार्ट हैं। सिर्फ यहाँ पर जो मेघालय राज्य है यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। इसीलिए यहाँ का जो गारी या गारो खासी जयंती या हो किसके पार्ट हैं? प्रायद्वीपीय की पार्ट हैं। यहाँ पर जो सबसे चौड़ा हिमालय का पार्ट है वह पश्चिम में सबसे चौड़ा है। और जैसे जैसे पूरब में जाते हैं इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अरब सागर की मानसून प्रभावित नहीं है? अब अरब सागर की मानसून से अरब सागर क्या इसी पार्ट पे जाएगा ना, क्योंकि जो भारतीय मानसून है यह जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे टकराने के पश्चात दो शाखा में विभक्त हो जाता है। एक हो जाती है अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा तो आपका पूर्वी तट पे है और पश्चिमी तट पे कौन है? अरब सागर की शाखा। तो प्रश्न पूछा है अरब सागर की शाखा मानसून प्रभावित नहीं करती है, तो किसे नहीं प्रभावित करता? पश्चिमी घाट को तो प्रभावित करेगा क्योंकि यह पश्चिमी घाट ही है। दक्षिणी घाट मतलब ये दक्षिण का ही पार्ट है तो इसे भी प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश मतलब ये जो नर्मदा और तापी नदी है इसके सहारे जाती है तो मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती है। लेकिन पंजाब का मैदान जो है, पंजाब का मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको नहीं प्रभावित कर पाती है, क्योंकि यह जो अरब सागर की शाखा अंदर प्रवेश करती है तो अरावली के समानांतर हो जाती है और यह ऐसे गुजर जाती है और वर्षा नहीं कराती है। तो कह सकते हैं पंजाब के मैदान को प्रभावित नहीं कराती है, शेष सभी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है। जो भारतीय प्रायद्वीप का केंद्रीय उच्च भूमि है अगर हम इसकी बात करें तो यह एक प्रकार से आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान से बनी है। ये आपको क्लियर रखना है और इस पर चर्चा हम लोग बृहद तरीके से अलग से करेंगे। तो आग्नेय एवं कायांतरित है और कायांतरित को ही क्या कहा जाता है? रूपांतरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपांतरित संरचना। तो एक प्रकार से यह कायांतरित भी है या रूपांतरित भी है और आग्नेय भी है जो प्रायद्वीपीय भारत का केंद्रीय उच्च भूमि है। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है और इस पर भी बहुत बृहद चर्चा ओशनोग्राफी में की जाती है। प्रश्न है, भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर तक स्थित होता है? तो वैसे तो यहाँ पर कई पॉइंट हैं। एक जैसे इंटरनल वाटर का रेंज होता है जहाँ से हम कोस्टल लाइन का डिसाइड करते हैं, इसके पश्चात हमारी कोस्ट लाइन डिसाइड होती है। इंटरनल वाटर हमारा कोस्ट लाइन के अंदर होता है। उसके पश्चात हमारा होता है टेरिटोरियल सी होता है। फिर होता है कह सकते हैं अनन्य, जैसे एक होता है टेरिटोरियल होता है आंतरिक जल होता है और एक होता है कॉन्टिग्यूअस जोन और फिर एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर चूंकि जो प्रश्न है यह आर्थिक क्षेत्र से ही है, आर्थिक क्षेत्र की जो सीमा है यह 200 नॉटिकल माइल तक होती है। कहाँ तक होती है? 200 नॉटिकल माइल तक होती है। इसको आप क्लियर रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, सागर द्वीप या गंगा सागर स्थित है। तो जो गंगा सागर है या जो इसको कहते हैं सागर द्वीप, अगर देखा जाए तो यह जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है, ध्यान रखिएगा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, वहीं पर यह स्थित है। तो
कहाँ पर है? तो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर है। कहाँ पर है? मग्न तट पर है, क्योंकि हम मैदान पे हैं नहीं। बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न ढाल पर नहीं, मग्न ढाल पर नहीं होता, क्योंकि मग्न ढाल कुछ और स्टेस होता है, और इसकी तो बहुत चर्चा हम लोग एक प्रकार से ओशनोग्राफी में करेंगे। लेकिन यह सागर के तट से काफ़ी दूर होता है और ये काफ़ी गहरा भी पार्ट होता है, इसलिए यह सागर द्वीप नहीं है, गंगा सागर नहीं। क्योंकि यहाँ गंगा सागर लोग जाते हैं एक तीर्थ के पर्पज से जाते हैं, लोग यहाँ पर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो इसलिए यह तटवर्ती क्षेत्र है, ना कि यह मग्न ढाल है। मग्न ढाल का तात्पर्य होता है सागर के तट से काफ़ी दूर चला जाएगा और काफ़ी गहरा होगा। तो इस आधार पर यह तो सही नहीं है। मध्य गंगा का मैदान ये भी सही नहीं, क्योंकि सागर का यह तटवर्ती क्षेत्र है, तो इसलिए पूछा गया प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है भारत की समुद्री सीमा बनाता है, निम्नलिखित में से कौन? म्यांमार के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह म्यांमार है, यह म्यांमार का पार्ट है, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार, और यहीं बीच में एक चैनल है जिसका नाम है, हम कह सकते हैं कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एज इट इज़ याद करना है। और यहीं पर अंडमान निकोबार के मध्य में जो है यहाँ पर है आपका 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। इसको भी आपको क्लियर रखना है। फिर अगला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, लिखा है हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। ये बात ठीक है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाएगी, बल्कि क्या होता है यहाँ पर पछुआ, या हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव होता है। किसका? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसका प्रभाव रहता है। हाँ, धारा नहीं पाई जाती, ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावित होती, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों तथ्य एकदम सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो व्याख्या पूरी तरीके से कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसकी बोर्नियो या बोर्नियो द्वीप पर, जिसको कहते हैं, सहभागिता नहीं है? तो यह पूरा आइलैंड आपका बोर्नियो का पार्ट है, और इस पे देखा जाए तो मलेशिया का भी पार्ट है, इंडोनेशिया का भी पार्ट है, और एक स्वयं ब्रुनोई देश भी है। तो 3 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। यहाँ पर किसकी सहभागिता नहीं है ये पूछा है, तो ब्रुनोई तो है ही है। फिर हिंदोसिया मतलब होता है इंडोनेशिया, ये भी है, मलेशिया भी है, लेकिन फिलीपींस इस पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से समुद्री जैविक उत्पादन हेतु अधिकतम संभावित क्षेत्र उपबंध है। तो कहाँ पर है सर्वाधिक क्षेत्र जहाँ पर हम किसी प्रकार की जैविक खेती या कुछ कर सकते हैं? तो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहीं पर हम लोग बहुत ज़्यादा जैविक उत्पादन करते हैं समुद्र से, क्योंकि समुद्र का हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं वहाँ से जो उत्पाद है उसकी प्राप्ति। जैविक उत्पाद का मतलब क्या होता है? समुद्री जैविक उत्पाद, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मत्स्यन है इसका भी ज़्यादा हम व्यापार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अन्य प्रकार के जैसे धान है, शैवाल है, सीप है, इन सब का हम कई प्रकार से यहाँ से खेती करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अधिक संभावना कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। हेल्ला कृषक होते हैं, तो यह भी एक प्रकार से बहुत परंपरागत प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाता है मिस्र। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है? तो डियागो गार्सिया जो है यह हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। ये किसका पार्ट था? तो वैसे तो यह पार्ट है हिंद महासागर का है, लेकिन इस पर कब्जा किसका था? तो कब्जा यूके का था, लेकिन यूके ने क्या किया है, इसको यूएस को लीज पर दे दिया। किसको दे दिया है? यूएस को दे दिया है, और यूएस का इसी पर क्या है? सैन्य बेस अड्डा है, और इस पर लगातार विवाद बना रहता है मेडागास्कर के द्वारा कि भाई, मेडागास्कर नहीं बल्कि हम कह सकते हैं यहाँ पर मॉरिशस है, मॉरिशस के द्वारा इस पर लगातार दावा किया जाता है कि यह मेरा पार्ट है, आप इसे हमें वापस करिए। किसका है? तो मॉरिशस का है, लेकिन फिर भी वर्तमान में यह किसके अधीन है? तो यूएस के अधीन है। यूएस का इसी पे क्या है? सैन्य बेस अड्डा है। तो डियागो गार्सिया कहाँ पर है? तो इंडियन ओशन में। कहाँ पर है? इंडियन ओशन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम मेडागास्कर। क्या नाम है?
मेडागास्कर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये पार्ट है ये कौन सा है, मेडागास्कर या हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए हिंद महासागर में 10 डिग्री मतलब 0 से 10 डिग्री ऐसे अगर आप पूरा ग्लोब बनाएं तो इसका तात्पर्य ये 0 डिग्री है और यह 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ ऐसा बात कर रहे हैं। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य का जो पार्ट है, अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच तापमान भिन्नता लगभग होती है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है कितना ये पूछ रहा है, तो चूंकि यह महासागरीय पार्ट है, एक तो ये बात है, और दूसरी विश्वतरेखीय पार्ट है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम होता है और लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ही यहाँ पर डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है। और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और यह आज के इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर दिया है कथन, हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन चुका है। ये बात ठीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो जियोपॉलिटिक्स का केंद्र वर्तमान में हिंद महासागर है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है और सभी देश चाहते हैं कि हिंद महासागर में हमारा एक सैन्य बेस अड्डा हो जाए। तो फ्रांस का भी यहाँ पर आधिपत्य है, मतलब आधिपत्य या कहें हम कहें कि मतलब अपना एक यहाँ पर बेस बना के रखा है। यूएस रखा ही है, अपना भारत का है ही है, चाइना भी यहाँ पर प्रयास करता है बार बार, और उसके भी छोटे मोटे कह सकते हैं सोमालिया के पास वहाँ पर कुछ सैन्य बेस अड्डे हैं। तो दूसरा यहाँ पर कारण दिया है, हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफ़ी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ये भी बात ठीक है क्योंकि भौगोलिक राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से ही लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है, तो अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। इसी के साथ आज का यह एपिसोड हम कंप्लीट करते हैं और हम लोग पुनः कल एक नए एपिसोड में मिलेंगे। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। धन्यवाद।